हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम ACCA के अंदर SBR का सेल ऑफ सब्सिडरी के बारे में समझेंगे। सेल ऑफ सब्सिडरी हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, बट जब सेल ऑफ सब्सिडरी आया था पिछली क्लासेस में, लास्ट 2 क्लासेस में, तो उसमें लॉस ऑफ कंट्रोल हमने डिस्कस किया था। मतलब आपने सब्सिडरी इस तरीके से बेची कि अब आपका उसके ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। ठीक है ना? कंट्रोल मतलब मोर देन 50% आपके पास शेयर्स जो थे वो अब नहीं हैं। ठीक है ना? तो हमने इस तरीके से देखा। अब हम आज क्या करेंगे, नॉर्मल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सेल मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए 80% शेयर हैं, तो हमने या तो शेयर थोड़े से खरीद लिए, सपोज 5%, 10% या 8% शेयर परचेज कर लिए, या फिर मान लो 80% शेयर हैं तो हमने कुछ शेयर उसमें सेल कर दिए, 5%, 10%, 8%, इस तरीके से। अब आप देखिए, क्योंकि ये तो परचेज है तो इसमें ये सेल है, यहाँ पे देखो फिर भी कंट्रोल हमारा एग्जिस्टिंग है, अभी भी कंट्रोल हमारा खत्म नहीं हुआ। सब्सिडरी पे हमारा कंट्रोल अभी भी उस पर बना हुआ है। तो हम ये आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था कंट्रोल जब खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, तो आप बताइए उस केस में क्या जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री से सीखते हैं तो है ना, आपको उसका डबल इफेक्ट याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जर्नल एंट्री अपने आप में ही डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें कर देती है। तो आप आराम से उसमें बैलेंस शीट, P&L, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा वो सब सोच सकते हैं। तो हमने क्या एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, NCI अगर डेबिट है तो NCI है तो डेबिट कर दो, सारी की सारी नेट एसेट्स को क्रेडिट कर दो, गुडविल अगर है तो क्रेडिट कर दो। ठीक है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने रख लिए तो उसको आपको फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ता है, दोबारा रिवैल्यू करना पड़ता है। ठीक है? और जो डिफरेंस आता है वो लॉस या प्रॉफिट आ सकता है, गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। और इस गेन या लॉस को हम डायरेक्टली P&L में ले जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? ये हमने लॉस ऑफ कंट्रोल के बारे में सीखा था। अब स्टूडेंट क्या है कि हम लोग सब्सिडरी का कुछ पार्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है? तो जब भी हम शेयर्स को सेल करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, ठीक है, जैसे हमने 80 से 5% कम करके 75 कर लिया, तो अब आप सोचिए क्या हुआ इस केस में। जैसे ही हमने सेल किया तो हमारा पहले NCI कितना था, NCI था 20%, अब NCI बढ़ के क्या हो गया, 25% हो गया। ठीक है? हो गया ना भाई? पहले हमारा NCI 100 माइनस 80 20 था, अब हमारा NCI कितना हो गया, 100 माइनस 75 25 NCI हो गया। तो हम इसको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बोल के इस ट्रांजैक्शन को आपको बोलना है इंक्रीज इन NCI। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे कंट्रोल अभी बाकी है। 75% शेयर है ना हमारे पास अभी भी, तो कंट्रोल बाकी है। इस केस में हम नेट एसेट्स खत्म नहीं कर सकते, इस केस में हम गुडविल रिकैलकुलेट या खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है? या NCI को पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि 100%, मतलब जितनी भी NCI है सारी की सारी खत्म कर देंगे, या इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इवन जो गेन या लॉस होगा, ठीक है, अभी बताऊंगा गेन या लॉस कैसे होगा, तो उसको हम P&L में भी नहीं डाल पाएंगे। अब की बार जो गेन और लॉस होगा वो इक्विटी का पार्ट बनेगा और वो जाएगा अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। OCI नहीं बोल रहा मैं, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी बोल रहा हूं। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में डायरेक्टली क्रेडिट होगा, मतलब SOCI के अंदर जो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, उसके अंदर फिर ये अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में जाएगा। मीन्स क्या, अगर आपको जब NCI बढ़ेगा तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, आप भले ही शेयर बेच रहे हैं, तो शेयर बेच रहे हैं तो ये मत सोचो शेयर बेच रहे हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि NCI बढ़ रहा है। ठीक है? शेयर बेच रहे हैं तो ये नहीं कर सकते कि हम नेट एसेट्स को सारी की सारी खत्म कर दें उठा के, नहीं, क्योंकि कंट्रोल अभी भी बाकी है। ठीक है? तो सिंपल सी एंट्री यहां पे क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू NCI।
बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसे मिले, सेल ऑफ शेयर से, ठीक है, तो जितना भी सेलिंग प्राइस है वो आ गया। एनसीआई क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एनसीआई बढ़ गया। एनसीआई का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, लाइबिलिटी और इक्विटी में आता है ना एनसीआई, तो एनसीआई इंक्रीज हो गया आपका, ठीक है। और कोई भी जो डिफरेंस आएगा, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो कहाँ जाएगा? अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। सर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट में तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एनसीआई कितना हम इंक्रीज करेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है बहुत अच्छे से। यहाँ पे एनसीआई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। एनसीआई आप मानो एक तरीके से आप एनसीआई इंक्रीज कर रहे हो, है ना, इंक्रीज कर रहे हो ना, तो अब आपको जो क्रेडिट करना है वैल्यू, वो ध्यान से सुनो, नेट असेट्स प्लस गुडविल, नेट असेट्स प्लस गुडविल इनटू जो भी परसेंटेज आपका, जैसे यहाँ पे 5% एनसीआई इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी बुक्स में आपकी नेट असेट्स आ रही है और गुडविल है, ठीक है, उन दोनों को प्लस करके आप मल्टीप्लाई करोगे 5% से। क्लियर? इसके ऊपर आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कुछ शेयर्स परचेज कर लिए, परचेज ऑफ शेयर्स, ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया, 80 से 75 गए, तो अब आप मान लो 80 से 5% आपका बढ़ गया, तो कितना हो गया? 85% हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? परचेज ऑफ शेयर्स ना बोल के आप इसको बोलोगे डिक्रीज इन एनसीआई। एनसीआई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और एंट्री क्या पास करोगे? परचेज ऑफ शेयर्स में पैसे जाएंगे तो टू बैंक तो आएगा ही, जो भी आप पे करोगे। एनसीआई डिक्रीज हो रहा है, तो सोचो एनसीआई डिक्रीज हो रहा है तो एनसीआई कम होगा, ठीक है, तो एनसीआई डेबिट होगा। एनसीआई डेबिट किस वैल्यू से होगा? जितनी वैल्यू एनसीआई की पड़ी है, मतलब हमारे पास बैलेंस में है। जैसे हमारे पास पहले एनसीआई कितना था? जब हमारे पास 80% शेयर थे तो 20% एनसीआई था। अब हमारे पास घट के एनसीआई कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो 5% एनसीआई रिड्यूस हो रहा है, तो जो एनसीआई रिड्यूस होगा उसको हमें प्रो रेटा बेसिस पे रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एनसीआई जो बुक्स में था पहले 5000 का था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 5000 किसके बराबर था? 20 के बराबर था, तो 5 एनसीआई कम हो रहा है, तो ये वैल्यू आएगी। और जो भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि एनसीआई प्रोराटा बेसिस पे डेबिट हुआ, बैंक में कुछ अमाउंट गया होगा, तो वो जाएगा अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, या तो वो गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है, ध्यान से समझ लो अच्छे से, अगर सेल ऑफ शेयर्स होगा और परचेज ऑफ शेयर्स होगा, बट आपने क्या नहीं किया है? कंट्रोल लूज नहीं किया है, कंट्रोल अभी भी आपका है, तो इस केस में आप इसको सेल ऑफ शेयर्स मत देखो या परचेज ऑफ शेयर मत देखो, इसको आप देखो कि एनसीआई में चेंजेस हो रहे हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में बदलाव आ रहा है। तो अगर शेयर बिक रहा है, तो अगर शेयर बिक रहा है इसका मतलब एनसीआई क्या हो रहा है? इंक्रीज। सोच के देखो, एनसीआई इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि शेयर बेचेंगे तो आपके जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका कम, आपके शेयर्स, होल्डिंग के शेयर्स कम हो जाएंगे, तो एनसीआई की जो होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी, एनसीआई के खुद के इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। परचेज ऑफ शेयर, इसका मतलब एनसीआई क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर क्या? ये जो टॉपिक है ये आपके F7 में नहीं था। अभी तक हमने जितने टॉपिक किए लगभग F7 में थे, जैसे CBS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड P&L, एसोसिएट भी पूरा F7 में था, हैं। फिर डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी हमने पढ़ा, जैसे लास्ट क्लासेस में लॉसेस ऑफ कंट्रोल, वो भी टॉपिक था। बट अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक जो है अपने F7 में नहीं था।
ठीक है ना, ये SBR का टॉपिक है सीधा। इस टॉपिक को बोलते हैं और नाम देते हैं कंट्रोल टू कंट्रोल सिनेरियो। कंट्रोल टू कंट्रोल सिनेरियो, ठीक है, कि भाई जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कंट्रोल, विद इन कंट्रोल हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कंट्रोल हमारा लूज कर गया। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा तभी। इलस्ट्रेशन नंबर 5, नो लॉस ऑफ कंट्रोल। देखो क्या बोल रहा है, अंटिल 30th September 2007 Juno held 90% of Hera. On that date it sold a 10% interest in the equity capital for 15,000। ठीक है, मतलब इसने 15,000 रुपये में 10% शेयर बेच दिए, सेलिंग प्राइस हो गई इसकी। तो अगर आपने शेयर बेच दिए अपने खुद के, तो क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज इन एनसीआई हो गया। ठीक है, एट दैट डेट ऑफ द शेयर डिस्पोजल द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स एंड गुडविल ऑफ द हेरा वॉज कितना, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एक्विजिशन द एनसीआई वॉज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। बोल रहा है कि जिस दिन हमने शेयर डिस्पोज करे उस दिन नेट असेट्स और गुडविल कितने की थी, 1,00,000 और 20,000 की थी। एट द एक्विजिशन द एनसीआई वॉज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, नॉर्मल पॉइंट है। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द जूनो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट। क्या बताया, अगर कभी भी, देखो पहले तो आपने शेयर बेचे, ठीक है, तो शेयर बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आ गए। पैसे कितने आए, $15,000 आ गए। ठीक है, आपने शेयर बेच दिए तो वो शेयर किसके पास चलेगा, एक तरीके से एनसीआई का शेयर बढ़ गया, तो एनसीआई इंक्रीज हो जाएगा। एनसीआई इंक्रीज होगा तो लाइबिलिटी एंड इक्विटी वाला पार्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब किस तरीके से आप इंक्रीज करोगे उसको, तो 1,00,000 प्लस 20,000 इंटू कितना परसेंट आप सेल कर रहे हो, 10%, तो एनसीआई आपका 10% इंक्रीज हो गया। तो 1,20,000 का 10% कितना होता है, 12,000। और 2 अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी बैलेंसिंग फिगर कितना, 3,000 का। ये आपका एक तरीके से यहां पे गेन हो गया, जो किधर जाएगा, डायरेक्टली इक्विटी का पार्ट बनेगा, पीएनएल का कभी भी पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर क्या। यहां पे अपन नेट एसेट्स क्रेडिट या डेबिट क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि आपकी अभी भी ये जो सब्सिडरी है आपके पास, इसके अभी भी 80% शेयर बचेंगे। 90 थे पहले, 10% बेच दिए तो 80% शेयर बचे। तो कंट्रोल तो है, कंट्रोल है तो कंसोलिडेशन फुल होता है अपने यहाँ पे, पार्शियल कंसोलिडेशन नहीं होता। 100% हम उसकी नेट एसेट्स को कंसोलिडेट करते हैं, एनसीआई दिखाते हैं। ठीक है, तो एनसीआई बढ़ा कितने से, केवल 12,000 से। क्लियर क्या। ये हमने एक तरीके से इसको बोल सकते हो आप कि एनसीआई यहां पे इंक्रीज हुआ। क्लियर। आगे देखो, एक और क्वेश्चन करने से आपको और समझ में आएगा। डेविड हैज ओन्ड 90% ऑफ गोलियात ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर मेनी ईयर्स। तो डेविड ने 90% शेयर्स होल्ड कर रखे थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड डेविड सोल्ड 5% ऑफ गोलियात ऑर्डिनरी शेयर फॉर 5,000 लीविंग इट विद अ होल्डिंग ऑफ 85%। बोल रहा है कि पहले 90% शेयर थे, 5% बेच दिए, तो अब कितने शेयर हो गए, 80% शेयर हो गए। तो सेल ऑफ शेयर्स, यहां पे अगेन क्या है, सेल ऑफ शेयर्स। तो आप इसको सेल ऑफ शेयर्स मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो इंक्रीज इन एनसीआई। तो एंट्री क्या पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एनसीआई। क्लियर किया। तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 5,000। क्लियर। On at the date of sale, the net assets and the goodwill were carried in the CFS at 70,000 and 20,000 respectively. तो कितना था बैलेंस, 70,000 और 20,000, कितना हो गया, 90,000। 90,000 का कितना परसेंट, 5%। तो कितना हो गया ये, 4,500।
ओके, और यहाँ पे अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में गेन आ जाएगा कितने का, 500 का। ये ध्यान रखना है, गेन कभी भी P&L में नहीं जाएगा, ठीक है। जब SBR में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये इतना ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं छोटे छोटे SBR में, तो जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक मिला हुआ पॉइंट होगा, हाँ इस तरीके से भी एक पॉइंट डला हुआ होगा, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट होंगे, उसमें से एक पॉइंट ये भी होगा। क्लियर। फिर डिस्कस हाउ द शेयर से शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द CFS ऑफ द डेबिट ग्रुप। तो इस तरीके से अकाउंटिंग हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेप्सी वाला। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द 3 एंटिटी एट द रिपोर्टिंग डेट आर एस फॉलोज। क्या है, असेट्स है, इन्वेस्टमेंट इन स्प्राइट और इन्वेस्टमेंट इन टेंगो। समझ में आ रहा है कि ये होल्डिंग कंपनी होगी और ये दोनों शायद इसकी सब्सिडरी कंपनी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसने दोनों में कर रखा है। इसके पास क्या है, इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर एक तो शेयर कैपिटल है, एक रिटेन अर्निंग्स है, एक लाइबिलिटी है और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट इन स्प्राइट के बारे में बात कर रहा है। पेप्सी एक्वायर्ड 80% ऑफ द स्प्राइट व्हेन स्प्राइट रिटेन अर्निंग्स वर 25,000। अब ये बताओ इस तरीके से क्यों दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है बताओ, सोचो, क्योंकि हमें जो नेट असेट्स चाहिए होती है, जो हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं एनसीआई के अंदर, वो नेट असेट्स और गुडविल किस दिन की चाहिए होती है, जिस दिन हम डिस्पोज कर रहे हैं, ऑब्वियसली शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें अब उस दिन की नेट असेट्स नहीं देगा, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गुडविल भी कैलकुलेट हो सकता है करनी पड़े। तो पेप्सी एक्वायर्ड 80% ऑफ द स्प्राइट व्हेन द स्प्राइट रिटेन अर्निंग्स वर 25,000, पेइंग कैश कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख। तो ये कॉस्ट हो गई। It is the group policy to measure NCI at fair value at the date of acquisition. The fair value of the NCI holding in the Sprite at the acquisition was 65,000. ठीक है, तो 65,000 की NCI की वैल्यू थी। At the reporting date, the Pepsi purchased an additional 8% of the Sprite equity share for a cash consideration of 26,000. This amount has been debited to Pepsi investment in the Sprite. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पेप्सी ने परचेज कर लिए शेयर्स, तो परचेज कर लिए तो बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया डिक्रीज इन एनसीआई। अब की बार जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में इंक्रीज हो रहा था एनसीआई, है ना, ठीक है, तो इस बार क्या दे दिया इसने, डिक्रीज इन एनसीआई का क्वेश्चन दे दिया। तो डिक्रीज इन एनसीआई में क्या करना पड़ेगा हमें, डिक्रीज इन एनसीआई में प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है चीजों को। जैसे देखो हमने लास्ट अभी देखा ना, ये देखो, तो प्रो रेटा बेसिस पे हमें एनसीआई को पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एनसीआई की वैल्यू तो चाहिए ना मेरे को यहां पे। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बाद, इन्वेस्टमेंट इन टेंगो, Pepsi acquired 75% of the Tango when Tango retained earnings for 60,000, paying cash consideration of 2 lakh. ये again cost आ गई। The fair value of the NCI holding in the Tango at the date of acquisition was 50,000। बोल रहा है fair value of NCI कितनी थी, 50,000 थी। At the reporting date the Pepsi sold, ठीक है, Pepsi sold 10% of the equity share of Tango for 35,000. The cash proceeds have been credited to Pepsi investment in the Tango। तो ये दोनों चीजों को क्वेश्चन एक साथ डाल दिया। अब बताओ इसने शेयर बेच दिए, तो यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज इन एनसीआई हो गया, एनसीआई बढ़ गया। रिक्वायर्ड डिस्कस हाउ टू अकाउंट फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल 8% होल्डिंग्स इन द स्प्राइट इक्विटी शेयर एंड द सेल ऑफ 10% होल्डिंग इन द टेंगो इक्विटी शेयर्स। तो इस क्वेश्चन से आपके हो सकता है कि सारे के सारे डाउट जो है एक साथ क्लियर हो जाए, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें मिक्स कर दी इसने, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्प्राइट की। काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। स्प्राइट में क्योंकि डिक्रीज इन एनसीआई हो रहा है, ठीक है। एनसीआई क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हम यहां पे इस केस में देखो एडिशनल शेयर परचेज कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट,
जैसे ही हम सब्सिडरी के शेयर परचेज करेंगे तो हमारे पास होल्डिंग बढ़ जाएगी, एनसीआई के पास कम हो जाएगी। तो पहले तो जनरल एंट्री बताओ क्या होगी, टू बैंक, पैसे जाएंगे क्योंकि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और एनसीआई डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एनसीआई की वैल्यू कम हो गई। बट एनसीआई किस हिसाब से अपन को कम करना पड़ेगा, प्रोरेटा बेसिस। पहले तो एनसीआई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। एनसीआई की वैल्यू हमें डेट ऑफ डिस्पोजल पे चाहिए, तो डायरेक्टली तो दे नहीं रखी इसने, तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। टू बैंक, बैंक में कितना इसने पे करा है, 26,000 का। क्लियर? अच्छा, ये सब हम काम किस में कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। अगर हम बात करें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री होगी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट टू बैंक जैसे एंट्री होती है। जब भी कोई होल्डिंग सब्सिडरी को परचेज करता है शेयर, तो नॉर्मली क्या एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो वही एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एनसीआई वगैरह तो आता नहीं है। इसीलिए तो इसने लिख रखा है दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू पेप्सी इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन स्प्राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों बताओ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि सेपरेट। सर ये भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और सब्सिडरी के तो सेपरेट ही बनेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी कंसोलिडेट थोड़ा कर रखा है, इसलिए बोल रखा है कि ये जो अमाउंट है ये हमने डेबिट कर दिया पेप्सी के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो पेप्सी का इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्प्राइट में 326 में ऑलरेडी ये कॉस्ट इंक्लूड है 26 की, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो, अगर आप थोड़ा सा और सोचना चाहो तो 80% जब शेयर एक्वायर हुए होंगे तब इसकी कॉस्ट रही होगी 3 लाख की, और बाकी जो 8% और एक्वायर कर रहा है तो कॉस्ट 26,000 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 3,26,000। बट इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे बना होगा, क्लियर। ऐसे ही जब यहाँ पे क्योंकि ये बेच रहा है तो इसलिए लेस कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि द कैश प्रोसीड हैव बीन क्रेडिटेड टू पेप्सी इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन टेंगो। बट एनालिसिस इतना रिक्वायर्ड नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलो अब मुझे एनसीआई ढूंढना है प्रोरेटा बेसिस पे। अब एनसीआई कैसे ढूंढेंगे बताओ, एक एक स्टेप फॉलो करो। एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिएगा, ठीक है। तभी तो उसमें पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट होगा उसको ऐड करेंगे, और फिर हमारा टोटल एनसीआई निकलेगा एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे एनसीआई दे रखा है कि क्वेश्चन में देखो, द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई होल्डिंग इन स्प्राइट एट द एक्विजिशन वाज 65,000, ठीक है, प्लस पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस जो नेट असेट्स में आते हैं वो। पहले इसके पास 80% शेयर थे तो एनसीआई कितना था, 20% के अकॉर्डिंग था, ठीक है ना। तो अब हमें नेट असेट्स चाहिएगी, तो नेट असेट्स क्वेश्चन में साफ साफ तो देनी रखी है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक प्री का कॉलम, एक पोस्ट का और एक टोटल। ये क्या बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स जो हम बनाते हैं, क्लियर। मतलब क्वेश्चन में आपको देखो थोड़ा सा खोजी बनना पड़ेगा ना, मतलब खोजनी पड़ेगी चीजें, क्योंकि डायरेक्टली तो गिवन होगी नहीं। और ये सब चीजें आप देखो, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब बहुत अपन ने प्रैक्टिस कर ली है, तो इसमें तो इन वर्किंग नोट्स में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर। स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स देखो, रिटेन अर्निंग कितनी थी उस टाइम पे, 25,000। पेप्सी एक्वायर्ड 80% ऑफ द स्प्राइट व्हेन स्प्राइट रिटेन अर्निंग वर 25,000, तो रिटेन अर्निंग्स प्री की 25,000। अच्छा, शेयर कैपिटल भी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल कितनी थी चेक करो, 2 lakhs, ठीक है। शेयर कैपिटल में आपको पता है कि कोई चेंजेस आते नहीं है, तो पोस्ट में कुछ शेयर कैपिटल रही नहीं होगी। हाँ, रिटेन अर्निंग्स जो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है वो 1 लाख की है, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के दिन। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट की रिटेन अर्निंग कितनी रही होगी, 75,000 की। यही मुझे चाहिए। मैं क्या करूंगा, ये 225 है,
इस 75 को आपको पता है कि शेयर्स में बढ़ जाते हैं दो, एक तो होल्डिंग में और एक एनसीआई में। तो हमें यहाँ पे एनसीआई का शेयर चाहिए कितना, 20%। चाहो तो 80% भी निकाल दो, बट कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेटेड पीएनएल थोड़े बना रहे हैं। 75,000 का 20% कितना हो गया, 15,000, ये आ गया। तो 65 प्लस 15 कितना होता है, 80,000। 80,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोरेटा करना पड़ेगा। तो पहले एनसीआई जो थी तो 80,000 जो थी वो 20% की वैल्यू के हिसाब से थी। एनसीआई कम कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना, 8% शेयर परचेज कर रहे हैं, तो इंटू 8। जब 80,000 20% के बराबर थी तो 8% के बराबर कितनी होगी, ठीक है। ये आ गया 32,000 और यहां पे 26,000, तो गेन आ गया अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, मतलब गेन कितने का, 6,000 का, राइट। ओके, मैं इस पे अभी दोबारा आऊंगा लौट के। मेरे को पता है कि आप सोच रहे होंगे सर ये एंट्री, मतलब ये अमाउंट ऐसे क्यों निकल रहा है। एंट्री को लेके तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बट इस अमाउंट को लेके हो सकता है थोड़ा सा आपको इशू हो, इस कैलकुलेशन को लेके कि सर ये कैलकुलेशन ऐसे क्यों करी, और आप जब इंक्रीज इन एनसीआई कर रहे हो तो कैलकुलेशन अलग क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आता हूं दोबारा लौट के, मेरे को पता है आपके मन में यही कंफ्यूजन होगा, तो आपको कंफ्यूजन हम छोड़ेंगे नहीं, आपका कंफ्यूजन हम इसी क्लास में दूर कर देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इंक्रीज इन एनसीआई, भाई मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना। बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ाना है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास बुक है उसको देख लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं तो फिर अपन पूरा अच्छे से चले। अब देखो, इंक्रीज इन एनसीआई, एनसीआई क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपने क्या है, शेयर्स सेल कर दी है। तो हम सेल ऑफ शेयर्स ना बोल के हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन एनसीआई। एनसीआई चेंजेस हो रहा है बस केवल। तो पैसे तो आए, बैंक अकाउंट डेबिट, भाई कुछ भी चीज बेचोगे तो पैसे आएंगे, और एनसीआई बढ़ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खाली एंट्री एंट्री समझने में, ठीक है। तो कितने पैसे आए जरा चेक करो, पैसे आए हैं 35,000, 35,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,000। अब मैंने क्या बताया, इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इसमें नेट एसेट्स चाहिए और गुडविल चाहिए, ठीक है। किस दिन की चाहिए, जिस दिन आपने बेचा है, ठीक है, शेयर्स को, उस दिन की। तो अब क्या करें हम, इसमें कैसे निकालें, तो नेट एसेट्स और गुडविल निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्लियर। क्योंकि डायरेक्टली देखो नेट एसेट्स हमें नहीं दे रखी, तो हमें नेट एसेट्स यहां पर ढूंढनी पड़ेगी। वही प्री पोस्ट का एक स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट, और ये हो गया टोटल। पहले शेयर कैपिटल लिख दो, फिर रिटेन अर्निंग लिख दो, ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख की, और रिटेन अर्निंग 2 लाख। तो 1 लाख की शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग 2 लाख की। प्री में भी 1 लाख की शेयर कैपिटल होगी, शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज आता नहीं है। रिटेन अर्निंग के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पेप्सी एक्वायर्ड 75% टेंगो व्हेन टेंगो रिटेन अर्निंग वर 60,000, ठीक है। तो 60,000 की रिटेन अर्निंग थी तब एक्वायर किया था, तो ये प्री का हो गया, ऑब्वियसली प्री की रिटेन अर्निंग्स हो गई है कितनी, 60,000। तो टोटल रिटेन अर्निंग ये है, तो पोस्ट की कितनी हो गई बताओ, 140। तो 160 ये नेट एसेट्स हो गई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इससे हमारी गुडविल निकल जाएगी, ठीक है। और टोटल कितना हो गया, 3 लाख। ये यहां पे काम आएगा, नेट एसेट्स 3 लाख।
प्लस गुडविल। तो अब गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था जरा चेक करो। आपने पे करा था कंसिडरेशन 2 लाख का, प्लस एनसीआई की फेयर वैल्यू एक्विजिशन के टाइम पे कितनी थी? द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई एट द रेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 50,000 माइनस नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 1,60,000। तो 250 माइनस 160 कितना हो गया? 90,000 की गुडविल हो गई। तो कितना आ गया? 3,90,000। इसका आप क्या कर रहे हो? पेप्सी सोल्ड 10%, तो 10% कितना होता है भाई? 39,000। तो अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी डेबिट हो जाएगा कितने से? 4,000 से। बैलेंसिंग फिगर ये आ गया आपका एक तरीके से लॉस। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि सर हमने तो यहाँ पे है ना एनसीआई, देखो यहाँ पे एनसीआई सर आपने निकाला, फिर आपने इसको डेबिट किया, प्रोरेटा बेसिस पे भी किया, बट आपने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो अब आप मेरी बात को समझिए, ठीक है, ध्यान से समझना ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों केस में अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। ये कुछ नहीं है, आपके माइंड में छोटा सा कंफ्यूजन है, उसको अपन दूर कर देते हैं अभी के अभी, 2 मिनट लगेगा। ध्यान से सुनो। हम जब कोई चीज को बेचते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, मैंने मशीन को बेचा, ठीक है, मेरे पास जो मशीन है आज उसकी कैरिंग अमाउंट जो है 1 लाख है, कैरिंग अमाउंट कह लो या बुक वैल्यू कह लो, और मैंने इसमें से एक पार्ट बेचा, मशीन नहीं बेची पूरी, पार्ट बेचा। 20,000 वाला पार्ट मैंने सपोज 14,000 में सेल किया। क्या बोल रहे हैं? मेरे पास एक मशीन है, टोटल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। मशीन बहुत सारी है मेरे पास, है ना, उसमें पूरा एक ग्रुप है मशीन का, उसमें से एक पार्ट मान लो जो अलग हो सकता है उस मशीन से, 20,000 में मैंने उसको बेचा। वो 20,000 की वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट, और मैंने सेल किया कितने में किया? इसको 14,000 में बेचा। आप क्या एंट्री पास करोगे? आप एंट्री पास करोगे सर कि बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 14,000 से। लॉस ऑन सेल कितने से? 6,000 से। और टू मशीन क्रेडिट कितने से? 20,000 से। मैं ये भी कह सकता था कि मैंने जो है 20% मशीन बेची 1 लाख का, है ना, ये भी कह सकता था, या मैंने 20,000 डायरेक्टली आपको कह दिया। मतलब जब भी आप कुछ चीज बेचोगे तो जो आपकी बुक्स में वैल्यू होगी, बुक वैल्यू, उसी को तो खत्म करोगे ना, कैरिंग अमाउंट को। ये जो 20,000 क्या है? कैरिंग अमाउंट, बुक्स में जो आ रहा है वो, उसी को तो खत्म किया हमने, ठीक है ना, क्योंकि हमने उस चीज को बेचा, मशीन को बेचा, तो हमें मशीन की कैरिंग अमाउंट चाहिएगा उसको खत्म करने के लिए। यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया नहीं, यहां पे हमने एनसीआई को सेल किया। आप क्या बोलोगे? डिक्रीज इन एनसीआई, मतलब एनसीआई एक तरीके से सेल हो रहा है। समझ में आया क्या? तो आपकी बुक्स में जो एनसीआई आ रहा था पहले, आपकी बुक्स में एनसीआई जो आ रहा था उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी बुक्स में टोटल एनसीआई कितना था? 80,000 का था। सोच पा रहे हो तो सोचो जरा, आपकी बुक्स में टोटल एनसीआई कितना आ रहा था? 80,000 का आ रहा था, ऐसे करके निकाला था हमने, ठीक है ना। तो अब आप इसमें से कुछ पार्ट बेच रहे हो, ये खुद कितना परसेंट है? 20% और 8% बेच रहे हो आप इसका, तो ये बुक वैल्यू तो है जो सेल कर रहे हो, तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसा। क्लियर क्या? तो जब भी कोई चीज हम सेल करते हैं, हालांकि यहाँ पे अपन जो है इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हो, आप ऐसे मत बोलो कि इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हो, आपको सोचना है उल्टा, डिक्रीज इन एनसीआई, मतलब आप एक तरीके से एनसीआई को
सेल कर रहे हो, आप नहीं सेल कर रहे, कोई और सेल कर रहा है, लेकिन आपकी बुक से एनसीआई जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो कोई भी चीज हमारी बुक से जाती है तो हमें उसको बुक वैल्यू पे हटाना होता है, कैरिंग अमाउंट हटानी होती है। अगर आप सिंपल इतनी सी बात समझ पा रहे हो कि हमें कोई भी चीज अगर अपनी बुक से हटानी है, कुछ पार्ट हटाना है, तो उसका कैरिंग अमाउंट ही तो हटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हट रहा है कैरिंग अमाउंट। क्लियर क्या? जितना मैं समझा सकता था डेप्थ में जाके मैंने उतना समझाया, इसका लॉजिक यही है और कोई लॉजिक है नहीं इसका। और ये अमाउंट जो हमने पे किया वो, इसलिए मैंने कहा कि अगर हम परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट तो आपको सोचना है कि हम एनसीआई एक तरीके से सेल कर रहे हैं। अब आप ये मत जाना कि हाँ एनसीआई सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है जा रहा है, वो उन सब चीजों में मत जाओ, ठीक है ना। अभी केवल आप ये सोचो कि एनसीआई आपकी बुक्स में से खत्म होना चाहिए। तो आपकी बुक्स में पड़ा था तो एक कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में पड़ा था, उसको आपको हटाने के लिए प्रोरेटा करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपका एनसीआई बढ़ रहा है, मींस यू आर एक्वायरिंग कुछ, मतलब कुछ आप एक्वायर कर रहे हो, शेयर बेच रहे हो, लेकिन आप एनसीआई एक तरीके से इस तरीके से ही पढ़ना होता है, इसको चक्कर यही है, ठीक है ना। तो कोई चीज आपके पास आती है तो ऐसे थोड़ी है कि बुक्स में वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको एक तरीके से एक्वायर कर रहे हो। तो जो भी नेट एसेट्स है और गुडविल है उसका आपको शेयर यहाँ पे डालना पड़ता है। क्लियर? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 गॉर्डन वाला, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको आप ट्राई करो अभी, है ना, बिना सॉल्यूशन देखे। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। तो अपन इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। चलो, गॉर्डन हैज ओन्ड 80% of Mendy for many years. Gordon is considering acquiring more shares in Mendy. The NCI of Mendy currently has carrying amount of 20,000 with the net assets and goodwill having a carrying amount of 125 and 25 respectively. ठीक है, इसका मतलब समझो, इसके पास 80% शेयर ऑलरेडी है। अब ये बोल रहा है कि मैं और शेयर एक्वायर करूंगा, ठीक है ना। और शेयर एक्वायर करूंगा मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट परचेज करूंगा। ना ना ना, आपको ये नहीं सोचना इन्वेस्टमेंट परचेज करूंगा, आपको सोचना है कि एनसीआई क्या होगा, यहां पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन एनसीआई, ठीक है। और द एनसीआई ऑफ Mendy currently has a carrying amount of 20,000 with a net assets and goodwill having carrying amount of 125 and 25 respectively. अब क्या बोल रहे हैं? Gordon is considering the following two scenarios. Gordon could buy 20% of Mendy share leaving no NCI for 25,000 and Gordon could buy 5% of the Mendy shares for 4,000 leaving a 15% NCI. कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। पहले इसके पास 80% शेयर थे, तो कितनी एनसीआई थी? 20%, ठीक है। अगर ये 20% और शेयर बाय कर ले तो इसके पास कितने परसेंट शेयर हो जाएंगे? 100%, और एनसीआई तब कितनी हो जाएगी? 0। तो गॉर्डन कुड बाय 20% शेयर्स लिविंग नो एनसीआई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 80% से 5% और बाय कर लेता है 85%, तो अब एनसीआई कितनी हो जाएगी? 15%। तो मेरे हिसाब से ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपको बताना है क्या एडजस्टमेंट्स होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करो, चालू। पहली एंट्री क्या बोल रहा है कि गॉर्डन कुड बाय 20% ऑफ शेयर्स। शेयर्स बाय करेंगे तो नॉर्मल एंट्री टू बैंक तो होगा ही, और शेयर्स बाय करेंगे मतलब एनसीआई आप एक तरीके से खत्म करोगे, एनसीआई सेल करोगे, तो एनसीआई अकाउंट डेबिट, ठीक है। एनसीआई अगर खत्म होगा आपकी बुक्स में से, तो सोचो एनसीआई आपकी बुक्स में आ रहा था पहले से ही। एनसीआई आपकी बुक्स में कितना आ रहा था चेक करो। द एनसीआई ऑफ मेंडी करंटली हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 20,000। तो अब आपको एनसीआई को खत्म करना पड़ेगा। कितना परसेंट था पहले एनसीआई? 20, और आप अभी कितना बाय कर रहे हो? 20 का 20, पूरा का पूरा। तो कितनी आसान बात है यार, सोचो, आराम से सोच के देखो, कुछ रटने वाला है ही नहीं। पैसे जा रहे हैं 25,000 टू बैंक, 25,000। आपकी बुक्स में एनसीआई की वैल्यू आ रही है 20,000। कितना आसान है कि इसमें तो पार्ट निकालने का भी चक्कर नहीं है। आप पूरा का पूरा एनसीआई बेच रहे हो, एक तरीके से पूरा का पूरा एनसीआई जा रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
तो पूरा का पूरा एनसीआई हटाना पड़ेगा ना आपको बुक्स में। 20,000 का आ रहा है तो 20,000 का हटा दो उसको, क्या दिक्कत है। पे कर रहे हो आप 25,000, जितनी बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रही है वो सारी की सारी तो हटानी पड़ेगी उस केस में आपको। क्लियर। अब ये जो लॉस है इसको हम अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में दिखा देंगे, कितना, 5,000। सोच के देखो 20,000 क्यों आया, कितनी आसान चीज है कि आपकी बुक्स में जो भी वैल्यू आ रही थी वो अब हटानी पड़ेगी, आपको खत्म करनी पड़ेगी। तो बुक्स में 20,000 आ रहा था, 20,000 गया। सेकंड केस में क्या है, एनसीआई डेबिट टू बैंक, कितना, 4,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये, 5,000। और अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी मतलब ये गेन हो गया कितने का, 1,000 का। जैसे यहां पे इस केस में लॉस हो गया, वैसे यहां पे क्या हो गया, गेन। सही क्या। तो कितना आसान चीज है इसको समझना, इजीली अपन ने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नॉन करंट असेट्स फॉर हेल्ड जो था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस IFRS 5, वो भी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, इससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत और भी बातें हमें करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक आप इसका रिवीजन करिए। थैंक यू।